हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रोफेसर सागर तोलानी फ्रॉम जेकेशा क्लासेस। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक पोस्टमार्टम सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। उस पोस्टमार्टम सीरीज का ये पहला एपिसोड है। इस एपिसोड में हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आई मीन टू से जो जून 23 में GIGL का क्वेश्चन पेपर आया था उसका हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आपको एक फैक्ट शेयर करता हूं मैं। GIGL के एग्जाम के पहले कुछ 15-20 दिन पहले एक वीडियो इस चैनल पे मैंने डाला था जिसपे मैंने GIGL की एग्जामिशन रणनीति डिस्कस की थी। वो वीडियो का आपको लिंक इस ऊपर आई बटन में दिख जाएगा। अब उस वीडियो में मैंने आपको जो जो चीजें बताई थी वो सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन पेपर में दिखेंगी। इसलिए मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है कि पहले आप 1.5 की स्पीड पे वो वीडियो देख लेना और उसके बाद फिर ये वीडियो देखना। उस पे मैंने जो बातें कही है वो सारी बातें इस पेपर में आपको मिलेंगी। इतना ही नहीं, हमारे क्लासेस का जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल इस वीडियो में स्क्रीन पे रहेगा। ये 132 मार्क्स का जो पेपर आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ का विथ ऑप्शन, वो पूरा का पूरा पेपर, आई रिपीट, पूरा का पूरा पेपर उस स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ का पोस्टमार्टम। ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पे, और प्लस ये उस वीडियो में आपको दिखेगा। तो पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। अब आता हूं मैं हमारे क्वेश्चन पेपर पे। दोस्तों, ये जून 23 GIGL का क्वेश्चन पेपर है, राइट। इस वीडियो को हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपको नीचे टाइम स्टैंड में वो 6 पार्ट्स दिख जाएंगे, राइट। 6 पार्ट इसीलिए क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो पहले पार्ट में पहला क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में दूसरा क्वेश्चन एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलो पहला शुरू करते हैं, एपिसोड 1 का पहला पार्ट। अब इस पार्ट में सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन का आपको समरी दे देता हूँ। अ स्टूडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन अंडर स्पेशल स्कीम and they declared a result, but due to degree of successful students was not issued as a university decided to further examine the student on the additional subject. Can the university do so? Discuss the relevant rule of evidence. तो पहले क्वेश्चन से ये समझ में आ जाता है कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एविडेंस एक्ट, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन पढ़ के, मैं दिसंबर 23 वालों को स्पेशली कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको बीजू पटनायक टेक यूनिवर्सिटी केस नहीं याद आ रहा तो आपकी प्रिपरेशन में कमी है दोस्तों। ये पूरा का पूरा रेलेवेंट केस स्टडी क्लास में डिस्कस किया जाता है रूल ऑफ ईस्टॉपल पढ़ाने के टाइम पर। जी हाँ, सेक्शन 115 पढ़ाने के टाइम पर ये हम लोग केस स्टडी डिस्कस करते हैं, जिस केस के अंदर एक कॉलेज पहले एक स्कीम लॉन्च करता है कि हम आपको लेवल 1 पढ़ाएंगे, उसकी रिजल्ट्स आपको देंगे, फिर आपको लेवल 2 पढ़ाया जाएगा। बट इस केस में कॉलेज क्या करती है, लेवल 1 पढ़ा के जो बच्चे लेवल 1 क्लियर कर देते हैं उनकी मार्कशीट्स विथहेल्ड कर लेती है और ये कहती है कि जब तक आप लेवल 2 के एडमिशन नहीं लोगे तब तक आपको हम मार्कशीट्स नहीं देंगे, राइट। रूल ऑफ ईस्टॉपल कहता है कि जब आप कोई भी स्टेटमेंट देते हो तो फिर आप उसका कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट बाद में नहीं दे सकते, विच मीन्स यू कैन नॉट से 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स एट 2 डिफरेंट टाइम्स। सो आपसे पूछा गया है कि इस केस में या बीजू पटनायक जो ओरिजिनल केस है उस केस में क्या कॉलेज अपनी पहली स्टेटमेंट से मुकर रहा है बाद में, क्या कॉलेज कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट दे रहा है बाद में? तो आंसर इज यस। जब आपने एडमिशन करवाई थी बच्चों की लेवल 1 में तो आपने ये नहीं कहा था उनको कि लेवल 2 आपको यहीं से करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको मार्कशीट नहीं देंगे, राइट। ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा गया था। तो जब लेवल 2 की एडमिशन चालू होती है तो आप मार्कशीट्स विथहेल्ड नहीं कर सकते। तो ये जो एक्शन था कॉलेज का ये कंप्लीटली अगेंस्ट द लॉ है। When it comes to rule of estoppel अगर हम इस केस में अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई होता है। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें रूल ऑफ estoppel एक्सप्लेन करना और बीजू पटनायक टेक यूनिवर्सिटी केस का आपको रेफरेंस देना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर ये जेकेशा क्लासेस हमारे क्लासेस का टेक्स्ट बुक है। इस स्टडी मटेरियल के अंदर ये पूरा का पूरा आंसर प्रॉपर प्रेजेंट है। पेज 73 पर अगर मैं आ जाऊँ
तो पेज 73 पर आपको ये पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। और ये रहा बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक ओडिशा वर्सेस साईराम कॉलेज। ये केस का फैक्ट आप रीड करो और ये क्वेश्चन रीड करो, मैच करेगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं रीड करता हूं तो ये बात करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरक्रोस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है, ये द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन के फॉर्म, दिस इज द सेम क्वेश्चन वॉट एवर इट इज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम पेपर इज देयर इन आर JKSE टेक्स्ट बुक। स्टडी मटेरियल का क्वालिटी देखो आप, जो भी चीजें इंस्टीट्यूट ने पूछी है वो आपको हमारे मटेरियल में दिख जाएंगी। चलो मैं पेज नंबर पे आ जाता हूं। पेज नंबर इज 27, ये रहा पेज नंबर 26 और ये रहा पेज नंबर 27। मेंशन द प्रोविजन रिलेटिंग टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, पेज 27, JK शाह टेक्स्ट बुक। इसमें आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं, और फिर ये एक्सेप्शंस हम लोग डिस्कस करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट वाला रहा, ठीक है, गवर्नमेंट की मोनोपोली रही तो वो बिजनेसेस नहीं कर सकते। बेसिकली दीज एक्सेप्शंस आर दोज एक्सेप्शंस वेयर यू कैन नॉट हैव अ फ्री एक्सेस टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरक्रोस, राइट। ये आपको सिर्फ पॉइंट्स वहां पे एक्सप्लेन करनी थी, 5 मार्क का ये क्वेश्चन था, राइट। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि ये आपको अच्छे से आना चाहिए था। मैं आपको इस वीडियो के एंड तक प्रूव कर दूंगा कि स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सी, क्वेश्चन नंबर C, डिस्कस द पोजीशन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। व्हाट आर द कंडीशंस वेयर एन एम्प्लॉयर इज लायबल एंड व्हेन ही इज नॉट लायबल। आपको इसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर का रिलेशन एक्सप्लेन करना है, और फिर ऐसी सिचुएशंस है जहां एम्प्लॉयर लायबल हो सकता है। बाय द वे ऐसी सिर्फ 3 ही सिचुएशंस है, जब एम्प्लॉयर खुद ऑथोराइज करता है, जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एंड से नेग्लिजेंस होता है, और तीसरा जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस होता है, राइट। तो पहले तो आप यही बता दोगे। मेरे ख्याल से अगर मैं पेपर चेकर का अजम्पशन ट्रीट करूं तो 3 मार्क जो है वो इसी में ही रहेंगी, मतलब वो जो 3 मार्क है वो इसी चीज के लिए रहेगी कि कब लायबल एम्प्लॉयर होगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रॉन्गफुल या टॉट की वजह से। बट व्हेन इट कम्स टू व्हेन ही इज नॉट लायबल, तो जब उसने पूरा ड्यू डिलिजेंस किया था उसके अपॉइंटमेंट के टाइम पर, तो उस केस में आप एम्प्लॉयर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं डाल सकते। चलिए देख लेते हैं कि ये सारी बातें हमारे टेक्स्ट बुक में लिखी गई है और उसी तरीके से लिखी गई है जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको प्रूव कर लेता हूँ आपके सामने। पेज 47 पे आ जाता हूँ मैं। पेज 47 पे ये सारी बातें की गई है। 42, आइए पेज नंबर 45, 46, 47, ये रहा। Where employer is liable for the act of an independent contractor, as I discussed in 3 situations. Where employer is not liable for the act of independent contractor, as I discussed जब उसने प्रॉपर केयर किया था उसके अपॉइंटमेंट के टाइम पर। भाई साहब क्या चाहिए इसके अलावा, सारी चीजें मटेरियल के अंदर है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग अहेड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पूछा गया, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ कंसीलिएटर इन अ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। इन व्हाट मैनर अ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग मे बी टर्मिनेटेड, राइट। टेक्निकली इसी क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें पूछ ली है, रोल भी पूछ लिया और कंसीलिएशन प्रोसीडिंग कैसे टर्मिनेट हो रही है वो भी पूछ लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने आपसे 2 सेक्शंस इसी चीज के अंदर पूछ लिया। आपको ना मैं एक गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब मैं जो स्टेटमेंट देने वाला हूँ वो स्टेटमेंट आपको शायद किसी भी यूट्यूब चैनल पे ना मिले, राइट। आज तक जून 23 के पेपर के पहले इंस्टीट्यूट ने कंसीलिएशन के ऊपर एक भी टॉपिक नहीं पूछा था। रिसर्च है ये मेरा, कंसीलिएशन के ऊपर एक भी टॉपिक नहीं पूछा था। आप कोई भी पेपर उठा के मेरे सामने लाइए और उसमें आप मुझे कंसीलिएशन का क्वेश्चन ढूंढ के दिखाइए, आपको नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चंस जो थे आर्बिट्रेशन से थे और क्लासरूम में चिल्ला चिल्ला के कहा था, इनफैक्ट रणनीति वाली वीडियो में भी कहा था कि ये बार इंस्टीट्यूट कंसीलिएशन पे तुम्हें पूछेगा।
आप जाके वीडियो चेक कर लेना, उसमें मैंने इसे एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन मार्क किया था। खैर, फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। चलो आते हैं इस रोल ऑफ कंसीलिएटर के ऊपर वाले टॉपिक पे। ये हमारे जिकीशा टेक्स्ट बुक में पेज 260 पे, पेज नंबर 260 पे। आई एम ऑन पेज नंबर 257, 258, 59 और ये हमारा पेज नंबर 260। रोल ऑफ कंसीलिएटर बहुत ही सिंपल सा और स्वीट सा टॉपिक है। ये कहता है कंसीलिएटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, जस्टिस, इनको कंसिडर करना चाहिए वाइल द प्रोसेस ऑफ कंसीलिएशन, राइट। और पार्टीज के बीच में उसे अनबायस रहना है, ऐसी सारी बातें इसमें लिखी हुई है। फिर आपको उसी क्वेश्चन में पूछा गया कि कंसीलिएशन प्रोसेस, कंसीलिएशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट कब होता है। तो ये रहा टर्मिनेशन ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग, ये रहा टर्मिनेशन ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग। कंसीलिएशन प्रोसीडिंग एनी विच वे 4 केसेस में टर्मिनेट होता है। एक, अगर दोनों पार्टीज मान गए, अग्रीमेंट साइन होगी तो कंसीलिएशन खत्म हो जाएगा। दूसरा, जब कंसीलिएटर को लगता है कि वो फिट नहीं है इस प्रोसेस के लिए, इस कंसीलिएशन प्रोसेस के लिए, उससे ये नहीं हो पाएगा और वो छोड़ के जा रहा है तो टर्मिनेट हो जाएगा। तीसरा, पार्टीज को लग रहा है कि ये बंदा फिट नहीं है और इससे ये काम नहीं हो रहा, मतलब बेसिकली वो उसको निकालना चाहते हैं तो कंसीलिएशन खत्म हो जाएगा। और चौथा, एक पार्टी को लग रहा है कि इस सारे प्रोसेस में कोई दम नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस प्रोसेस को आगे लेके जाना, कुछ कंसीलिएशन हो नहीं रहा है, मतलब कोई सेटलमेंट का होप नहीं दिख रहा, इससे अच्छा मैं इसको खत्म करता हूँ, इसको आगे नहीं ले जाता हूँ। तो दोनों में से अगर एक पार्टी मना कर ले तो कंसीलिएशन हो ही नहीं पाएगा, तो विच मीन्स वो टर्मिनेट हो पाएगा। ये देखिए साइन करके, ये देखिए जब कंसीलिएटर रिटन डिक्लेरेशन दे रहा है, उसके बाद पार्टीज उसको रिटन डिक्लेरेशन दे रहा है, और चौथा जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को डिक्लेरेशन दे रहा है। सेक्शन 76 है ये दोस्तों, मतलब इस केस में आपको 76 भी लिखना था और साथ साथ रोल ऑफ कंसीलिएटर जो है वो भी आपको उसमें मेंशन करना था। मतलब दिस क्वेश्चन टेक्निकली कवर्स 2 सेक्शन, सेक्शन 67, राइट, और प्लस आपका जो टर्मिनेशन वाला सेक्शन है वो भी इसमें कवर होता है। तो इसमें दोनों सेक्शंस आ जाते हैं, आपका सेक्शन 67 भी आ जाता है और टर्मिनेशन वाला भी आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। ये था अपना पार्ट 1। तो पार्ट 1 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इट वॉज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन वॉज फॉर 5 मार्क्स, राइट। तो इधर मैं लिख देता हूँ 67 और 76, ये दोनों सेक्शंस पूछे गए थे, राइट। पेज 260 पे था ये। मुझे एक बात बताओ, क्या डिफिकल्टी थी? चारों के चारों क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चंस थे, राइट। तो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। विल मूव टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। पार्ट 2 में आता हूँ। अब आप सबको पता है कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऑप्शंस मिलते हैं, या तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है या फिर 2A पूरा करना है, राइट। बट मैंने इस वीडियो के अंदर, इस एपिसोड के अंदर और इस एपिसोड के इस पार्ट के अंदर दोनों डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर 2A भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है रेशो डेसिडेंडी एंड ऑर्बिटर डिक्टा। आपको पता है ये पहली बार नहीं पूछा जा रहा, इसके पहले ये 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछ लिया है। और आपको पता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ ये, तो मेरी एक आदत है कि जो चीज़ें ऑलरेडी पूछी गई है मैं उसी टॉपिक के बाजू में आपको PEQ लिखवा देता हूँ, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, और जाके देख लो हमारे हैंड रिटन नोट्स में, जिकीशा टेक्स्ट बुक में जाके देख लो कि मैंने इसके बाजू में पास एग्जाम क्वेश्चन ट्वाइस लिखवाया कि नहीं लिखवाया। ऐसी कन्विक्शन आपको हर जगह नहीं मिलती बॉस। रेशो डेसिडेंडी एंड ऑर्बिटर डिक्टा सोर्सेस ऑफ लॉ चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप टॉपिक पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशो डेसिडेंडी एंड ऑर्बिटर डिक्टा, व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग बाइंडिंग फोर्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंस, डिस्कस, ठीक है। मतलब रेशो डेसिडेंडी का क्या इम्पैक्ट है और ऑर्बिटर डिक्टा का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। चलो आपको ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना मुझे। रेशो डेसिडेंडी का इम्पैक्ट ऑन द लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या है? वेदर इट इज एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव और इट इज परसुएसिव, और प्लस ये भी बताना कि ऑर्बिटर डिक्टा का क्या इम्पैक्ट है लोअर कोर्ट्स के ऊपर, वेदर इट इज एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव और इट इज परसुएसिव, राइट।
अब मुझे लग रहा है कि मैं आंसर दे दूं, बट मेरा ऐसा है कि हर चीजें मैं ही डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, राइट? सो कमेंट सेक्शन में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे इस चीज़ का आंसर देंगे। ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। वहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग बाइंडिंग फोर्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, व्हिच मींस यू हैव टू एक्सप्लेन रेशो डेसिडेंट इन ऑबिटर डिक्टा ऑल्सो, प्लस आपको इन दोनों का इम्पैक्ट भी बताना है। भले आप जब आंसर फ्रेम करेंगे उसी के अंदर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बट है क्या वो बता देता हूं मैं, ठीक है? मीनवाइल आप शायद ढूंढ भी रहेंगे और शायद कमेंट सेक्शन में टाइप भी कर दिया होगा, बट मैं बता देता हूँ। रेशो डेसिडेंडी का जो इम्पैक्ट है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव है, वेरस ऑबिटर डिक्टा का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ परसुएसिव है, क्योंकि रेशो डेसिडेंडी इज रीजन अलॉन्ग विद द डिसीजंस, ऑबिटर डिक्टा इज समथिंग व्हिच इज सेड बाय द वे, राइट? मैं यहाँ पे पेपर डिस्कस करने तो आया ही हूँ, बट साथ साथ आपको ये भी समझाने आया हूँ कि क्वेश्चन पूरा पढ़ने से आपको समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। कभी कभी क्या होता है कि आप एक्साइटमेंट में आकर क्वेश्चन आधा ही पढ़ के कि हाँ मुझे ये आता है, बट आपने पूरा पेपर देखा ही नहीं है, ठीक है? तो ये देखो, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ध्यान से सुनना जो मैंने कहा था। ये तो पूरा आपका रेशो डेसिडेंडी है, हम लोग वैसे क्लास में इसको डिस्टिंग्विश के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, राइट? बट मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि उसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है? देखो, which has the binding effect as a precedent and not the obiter dictum, right? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी पे आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेगी, मतलब इसी पे आपको जज किया जाएगा, राइट? ऑल्सो ऑबिटर डिक्टा में एक चीज़ है हम लोग जो हमेशा डिस्कस करते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो परसुएसिव प्रेसिडेंट ओनली। आई हैव प्रूव्ड माई पॉइंट फ्रेंड्स, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान देना। अब आते हैं हम लोग आगे जाते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट पे अभी मैं आ रहा हूँ रेशो डेसिडेंडी डिस्कस करने के बाद। वेयर इन एनैक्टमेंट देयर आर टू प्रोविजंस व्हिच कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड, दे शुड बी सो इंटरप्रेटेड दैट इफ पॉसिबल द इफेक्ट मे बी गिवन टू बोथ, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद एग्जाम अटेम्प्ट करने के दौरान दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिनको ये पढ़ के ऐसा लगा होगा कि ये क्या पूछा है और कहाँ से आया है, एक तो बाउंसर है, और एक ऐसी कैटेगरी की स्टूडेंट होगी जो ये पढ़ के समझ गया होगा कि भाई ये जो पूछा है ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है। कौन सा रूल? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। यस, दिस इज द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जो कहता है कि दो ऐसी स्टेटमेंट्स है जिन स्टेटमेंट्स को अगर अलग अलग तरीके से सेटल करके रिकंसाइल किया और दोनों को अपनी अपनी मीनिंग दी, ठीक है, दोनों को अपनी अपनी मीनिंग दी, तो वो हार्मोनियसली इंटरप्रेट किया जा सकता है, राइट? ये रहा, ये स्टेटमेंट इस रूल के अंदर दी हुई है। वेयर इन एन enactment there are two provisions which cannot be reconciled with each other, they should be so interpreted that if possible effect may be given to both। है आपके सामने, that is question number 2B, right? Page number 38 JK Shah classes का textbook। Moving ahead, question number C, if the date of enactment is not possible under the legislation, when does it comes into force? Cite the relevant provisions of general clauses। By the way, कौन सा सेक्शन है, राइट? अब देखो, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और यहाँ तक पहुँच चुके हो, राइट, जो तुम्हें देखना भी चाहिए, तो मुझे बताओ ये सेक्शन कौन सा है, कौन सा सेक्शन है ये दोस्त? क्या लगता है? जनरल क्लॉजेस एक्ट का ये सेक्शन, बोलो। अब अगर तुम कह रहे हो सर ये सेक्शन 5 है, तो मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, ये सच में सेक्शन 5 है। अरे मेरे भाई, कैसे पता चलता है कि एक लॉ किस दिन से इनफोर्सिएबल होगा? तो सेक्शन 5 में बताया गया, दो ही चीजें बताई गई है। पहले चेक करो लॉ बनाया कब था, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बनाया था तो गवर्नर जनरल की जिस भी दिन सिग्नेचर हुई रहेगी उस दिन से, अगर कोई स्पेसिफिक डेट ना हो तो सिग्नेचर वाले दिन से। गवर्नर जनरल का जो भी एसेंट डेट होगा उस एसेंट डेट से। बट व्हाट अबाउट दोज लॉज व्हिच आर मेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रेसिडेंट जिस दिन साइन करेगा उस दिन से, अगर कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होगी तो। सिंपल, यही तो है। पे कितना सिंपल सा पूछा है एकदम, मतलब ऐसा पानी,
इफ सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 मैंडेटरी नेचर डिस्कस, जाकर पुराने पेपर उठा के देख लो, ये पहली बार नहीं पूछा है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द 4th और 3rd टाइम because section 3 is been repeated, right? So हर क्लास में लिमिटेशन एक्ट शुरू होने के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद सेक्शन 3 पे जब जंप करता हूँ तो चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि ये आकर गया है और फिर से आया है. जेकिशा क्लासेस के पेज 52 पर है ये, राइट? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2A, राइट, विच इज बेसिकली ऑप्शन बिटवीन 2 and 2A. अब इसमें जो ये है, ये सीधा सीधा पूछो ना कि रूल अगेंस्ट बायस लिखना है, नेमो जुडिक्स कॉजा सुआ लिखना है, स्टेटमेंट देंगे हमें वो और कंफ्यूज करेंगे कि हमें ये नहीं आता है. ऐसा नहीं हो सकता. अ जज इज सपोज्ड टू बी इनडिफरेंट टू द पार्टीज टू द कंट्रोवर्सी. ही कैन नॉट एक्ट एज अ जज ऑफ अ केस इन विच ही हिमसेल्फ हैज सम इंटरेस्ट आइदर पेक्यूनरी और अदरवाइज एज इट अफोर्ड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ अगेंस्ट न्यूट्रलिटी. बड़े बड़े वर्ड्स यूज करो और उसको ऐसा लगेगा कि बच्चा कंफ्यूज हो गया. कंफ्यूज नहीं हुआ बच्चा, हमारे साथ पढ़ा है तो कंफ्यूज नहीं है. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के 2 रूल में से ये एक रूल पूछा है. पहली बार नहीं पूछा है, पहले भी काफी बार पूछ लिया है. रूल अगेंस्ट बायस के नाम से. व्हाट इज रूल अगेंस्ट बायस? व्हेन यू आर एक्टिंग एज अ जज, मेक श्योर यू डू नॉट और मेक श्योर यू शुड नॉट involved into 3 different type of interest: pecuniary, personal, subject matter. पेज नंबर 199 ऑफ जेके शेट टेक्स्ट बुक पे ये आपको मिल जाएगा. जस्ट फॉर अ सेक ऑफ प्रूफ आता हूं मैं पेज 199 पर. ये कन्विक्शन जो है ना मेरी, कि ये देखो भाई सारी चीजें बुक के अंदर है. पेक्यूनरी इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पेज 199. वो शिखर धवन जैसा ना ऐसा करने का मन कर रहा है, बट जाने दो, ठीक है. चलो आगे आते हैं. रेफरेंस रिव्यू आर द वेरियस रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर सिविल प्रोसीजर कोड. देखो यार, सेक्शन तुम्हारे मुंह से आना चाहिए, अभी ऐसा बाहर निकलना चाहिए. रेफरेंस रिव्यू रिवीजन RRR. कौन से 3 सेक्शंस है? बोल दो. अरे कमेंट सेक्शन में लिख दो कौन से ऐसे 3 सेक्शंस है. 113, 114, 115. रेफरेंस रिव्यू रिवीजन. इंस्टीट्यूट स्मार्ट, ठीक है. आप जून 19 का पेपर उठा के देख लो, राइट. उसमें आपको जाके देखोगे ना तो वहां पे आपको क्या मिलेगा पता है? रिव्यू. उसमें आपको पता है क्या मिलेगा? रिव्यू और रिवीजन के बीच का डिस्टिंग्विश. ये बार पूछा रेफरेंस और रिव्यू के बारे में बताओ, कोई बात नहीं, बता देंगे. रेफरेंस और रिव्यू के बारे में लिख देंगे. रिव्यू तो आपको पता है, रीओपनिंग ऑफ केस. रेफरेंस इज बेसिकली इफ किसी मैटर में जज हैज टू रेफर सम पॉइंट्स टू द हाई कोर्ट, कैन जज डू सो? यस, बट व्हेन? बिफोर द डिसीजन और आफ्टर द डिसीजन? ऑब्वियसली सर, इट हैज टू बी बिफोर द डिसीजन, right? And then what high court is going to do? High court will pass such orders which high court deems fit or thinks fit. By the way, review कब करवाते हैं? कभी भी रिव्यू तभी करवाते हैं जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है. कौन सी? जब एपिलेंट को, जो रिव्यू के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको कोई नए एविडेंसेस हाथ लगे हो, या फिर ऑलरेडी सबमिटेड एविडेंस में कोई मटेरियल एरर हाथ लगा हो, या फिर ऐसा कोई भी रीजन जो कोर्ट को ठीक लगे. जाके चेक कर लो. ये जो भी मैंने डिस्कशन किया वो आपको आंसर में मिलेगा, ठीक है. सेक्शन यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी थी तो लिख लेता हूँ 113 एंड 114. भाई साहब क्लास में ना डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग इस चीज का. खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज स्पेशल कोड अंडर द कंपनीज एक्ट? डिस्कस एनी 2 ऑफेंसेस व्हिच आर ट्राइबल बाय दीस कोर्ट्स. पहले तो स्पेशल कोड क्या है वो पूछा है. पेज 221 पे आ जाता हूँ. और स्पेशल कोड बाय द वे पहली बार नहीं पूछा है. इफ यू गो एंड चेक द पास्ट पेपर्स यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड मिनिमम फॉर 2 टाइम्स. मिनिमम फॉर 2 टाइम्स. एक बार तो 8 मार्क के लिए पूछा था. जून 19 का पेपर उठा के देख लो बॉस, मिल जाएगा. इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 18 में इस स्पेशल कोड वाले चैप्टर में से कुछ नहीं पूछा और जून 19 में 16 मार्क का पूछ लिया. जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी इस चैप्टर की जून 19 की प्रिपरेशन के दौरान, उनके लिए पेपर 84 मार्क्स का आया था इन शॉर्ट. आइए पेज नंबर पे आ जाते हैं हम लोग हमारे 221 पे. चलो नजदीक ही हम लोग. ये मैं पहुंच गया 220 पे और ये अभी हो गया 221. स्पेशल कोड, सेक्शन 435 कंपनीज एक्ट, ठीक है. 435 कंपनीज एक्ट, 221 पे. 221 पे आ जाते हैं हम लोग. ये मैं पहुंच गया 220 पे और ये अभी हो गया 221. स्पेशल कोड, सेक्शन 435 कंपनीज एक्ट, ठीक है. 435 कंपनीज एक्ट, 221 पे. 435 कंपनीज एक्ट, ठीक है.
वो ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट 2 साल या उससे ज़्यादा है, वो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज देखेंगे, एंड दे विल एक्ट लाइक अ स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट और द ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट। और वो ऑफेंसेस जो बेसिकली 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के नहीं है, मतलब बेसिकली ऑल द अदर ऑफेंसेस वेयर विच मे बी लेस देन 2 years और विच मे बी पनिशेबल विद फाइन, तो वो ऑफेंसेस देखेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, and they will act like a special court for the purpose of Companies Act or the offenses under Companies Act, right? ये और आपको स्पेशल कोर्ट के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी थी, मतलब दिस इज द रेलेवेंट पार्ट ऑफ द आंसर एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन विच यू कैन ऐड इज ऑल्सो कंसिडर टू बी रेलिवेंट, राइट? जैसे बेसिकली 1 साल की सजा मिलती है स्पेशल कोर्ट के दौरान और ये स्पीडी मैनर में चलाया जाता है, राइट? और यहाँ की जो अथॉरिटीज़ है, मजिस्ट्रेट्स और जजेस, जो अभी हम लोग ने जस्ट रीड किया, वो सीआरपीसी के प्रोविजंस को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिटेंशन पर्पस के लिए या वारंट वगैरह इशू करने के लिए, राइट? और डिटेंशन पीरियड भी सुना सकते हैं 15 दिन की या 7 दिन की, जो हम लोग ने बेसिकली सीआरपीसी में भी पढ़ा था और इधर भी पढ़ा है, राइट? ये पूरा आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली इस आंसर में लिखना क्या था। मूविंग अहेड फ्रेंड्स, आगे जाते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेयर अल्टरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट डज नॉट मेक इट अ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट अनलेस मेड फॉर सम गेन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट अंडर द इंडियन पीनल कोड। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये पूरा सेंटेंस एक्सप्लेनेशन के अंदर दिया हुआ है, राइट? सेक्शन 463 और 465 जो पनिशमेंट बताता वो आप रीड करोगे, हमारे टेक्स्ट बुक में पेज 165 पे दिया हुआ है। इसी टॉपिक पे प्रीवियस एग्जाम में केस पूछा था बलबीर कौर करके, ठीक है? एक टीचर थे जिन्होंने अपना मार्कशीट सबमिट किया था स्कूल में एडमिशन के दौरान, तो उसे डॉक्यूमेंट फॉर्ज माना गया कि नहीं माना गया, उसके ऊपर वो केस स्टडी है, वो भी पढ़ लेना। ये जो सेंटेंस एक्सप्लेनेशन नोट में दिया हुआ है वो भी देख लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 463 फॉर्जरी क्या होता है, उसकी पनिशमेंट 465 के अंदर क्या होती है वो भी देख लेना, राइट? 165 के अंदर दिया हुआ है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड एंड जस्ट टू शो यू कि 165 के अंदर फॉर्जरी जिसकी मैं बात कर रहा था वो एग्जैक्टली है कि नहीं है। 163, 164, 165 फॉर्जरी, पनिशमेंट ऑफ फॉर्जरी। और वैसे भी हैंड रिटन नोट्स में तो हम लोग नहीं लिखते हैं क्लास में। चलिए, दिस वाज बेसिकली एंड ऑफ पार्ट 2, ठीक है दोस्तों? पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अभी, इस एपिसोड का पार्ट 3, राइट? आप पार्ट 3 सिर्फ पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 ऐसा जो हम लोग ने डिवीजन रखे सिर्फ आपको टाइम स्टैंड में दिखेगा, एंड अकॉर्डिंगली आप उस पार्ट 3 पे आएंगे, मतलब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ समरी ट्रायल? सेक्शन बोलिए, समरी ट्रायल देखकर याद आना चाहिए, 260 पूछा है। स्टेट एनी 4 ऑफेंसेस व्हिच में बी समरी ट्रायल, ऐसे कोई भी ऑफेंसेस, मतलब बेसिकली स्टोलन प्रॉपर्टी के केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज लेस देन 2000, रिटेंशन ऑफ दैट स्टोलन प्रॉपर्टी, disposal of that stolen property, any foregoing offenses, any offenses which are registered under cattle trespassing act, वो सब इसमें आ जाता है। बॉस ये पहले भी पूछ चुका है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, December 18 is that attempt, go and check page 108 just to make you understand summary trial, what is summary procedure। यही सेम समरी प्रोसीजर आपको सीपीसी के भी अंदर है, बट यहाँ पर आपको समरी ट्रायल पूछा गया और सीआरपीसी की बात हो रही है, स्पीडी डिस्पोजल केस इसका पर्पस है, ठीक है? और ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा की नहीं है वो भी सॉल्व हो सकता है। ये अथॉरिटीज़ है जो समरी ट्रायल के थ्रू सॉल्व करती है। ये रहा सेक्शन 260 जो मैंने आपको यहीं लिखवा दिया था। What are the benefits of e-stamping? Moving ahead, I am moving to the next question. Benefits of e-stamping. How to verify e-stamping? अगर आप December 23 के स्टूडेंट और जेकेशा क्लासेस के स्टूडेंट हो और मैंने आपको ये पढ़ाया है, तो जाओ हैंड रिटन नोट्स खोलो और ई स्टैंपिंग का टॉपिक देख लो। हमारे हैंड रिटन नोट्स में ई स्टैंपिंग है, क्लास में कहा था, और ई स्टैंपिंग पे पहली बार नहीं पूछा है, रिपीट किया गया है। आई कैन से दिस बाय द वे कि दिस पेपर इज 75% ऑलरेडी बीन आस्क्ड, ये ऑलरेडी बीन आस्क्ड पेपर है। आप अगर पास पेपर्स को भी अच्छे से पढ़ के गए रहेंगे ना, इस पेपर की तैयारी अगर किसी ने की रहेगी पास पेपर्स को देखकर, बॉस वो एग्जामिशन लाएगा।
What is the effect of non-registration of document that need to be registered under Indian Registration Act 1908? Page 144. इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये दोनों टॉपिक आज तक कभी नहीं पूछे गए थे, पहली बार पूछे गए। बुक में जाके देख लेना, मैंने एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन करके मार्क करवाया था। ये रिसर्च है बॉस, ये ऐसे ही कन्विक्शन नहीं है, ये ऐसे ही इंट्यूशंस नहीं है, ये सारी चीजें रिसर्च की हुई है, सब्जेक्ट के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है। चलिए 144 पे आते हैं। ठीक है, अभी वो गाना बजाना, शेरो शायरी करना, नाचना, ये सब तो आता ही नहीं है, ना ही इसके पैसे मिलते हैं, तो इसीलिए सब्जेक्ट के साथ टाइम स्पेंड किया। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, क्या होगा अगर आप डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड रखोगे, उस केसेस में क्या रहेगा? तो पहले तो राइट्स टाइटल ट्रांसफर नहीं होंगे, एडॉप्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, उस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जाएगा। क्लास में डिस्कस की हुई बात है। खैर, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। स्टेट द पेनल्टी प्रोविजंस फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब चलो प्रूफ कर लेना। फर्स्ट, हाथ में आईसीएसआई मॉड्यूल रखो, ठीक है, लेकर आईसीएसआई मॉड्यूल, जेके टेक्स्ट बुक में भी है। मॉड्यूल के अंदर थोड़ा उसको इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली इलॉबरेट किया है। मॉड्यूल है आपके हाथ में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आ जाइए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 43 निकालिए, ठीक है। बाय द वे सेक्शन 43 नहीं है, सेक्शन 43 इज बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। जिस पेज पे भी सेक्शन 43 है ना आपका, उसी पेज पे या उसी सेम पेज पे आगे पीछे आपको ये टॉपिक मिलेगा। नीचे 3 बॉक्सेस बना के दिए इंस्टीट्यूट ने पेपर के बॉटम में, और वो जो 3 बॉक्सेस हैं वही इस टॉपिक का आंसर है। फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एंड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, इसकी पेनल्टी क्या है? जीके टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रखा है। पेज 229 पे आ जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। 10,000 रुपीज इसकी पेनल्टी है। 229, 212, 221, पेज नंबर 229। आइए ये देखिए 28, 29। A person failing to provide information or failing to file a return etc. has to pay a penalty for not exceeding 10,000 for every day during the failure continuous। इंस्टीट्यूट ने इसको थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है मॉड्यूल में, वो आप रीड कर सकते हैं। डन। चलिए आगे आते हैं पार्ट 4 की तरफ। हेलो दोस्तों, ये आपका पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 4 बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। बाय द वे, पार्ट 4 हो या पार्ट 3 हो, इसमें आपको इंस्टीट्यूट कोई ऑप्शंस नहीं देता। व्हाट आर द अपीलेट अथॉरिटीज एंड द टाइम लिमिट टू फाइल एन अपील? आरटीआई का मैंने आरटीआई में जनरली पढ़ाने के टाइम पे कहता हूँ कि सेक्शन 8 पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, सेक्शन 20 पे ज़्यादा ध्यान देना, सेक्शन 19 पे भी ज़्यादा ध्यान देना, और ये ज़्यादा ध्यान देने का नतीजा है एग्जाम में पूछा है, राइट। अपीलेट प्रोविजंस, अगर आप पीआईओ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील टू सीनियर ऑफिसर टू पीआईओ, मतलब बेसिकली जो पीआईओ का सीनियर ऑफिसर है। उसके बाद सीआईसी एसआईसी, यही आपको लिखना है यहाँ पे। 30 डेज, 90 डेज। फर्स्ट अपील कितने टाइम में सॉल्व हो जानी चाहिए? मिनिमम 30 डेज, मैक्सिमम 45 डेज, राइट। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैट्यू ऑफ लिमिटेशन एंड रिट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ मार्क माई वर्ड्स, हाँ, देखो ये कोई घमंड नहीं है और ना ही मेरा कोई ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कन्विक्शन है मेरी, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी सारी चीजें प्रूव होती है, राइट। इट फील्स लाइक दैट आई एम वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शंस, I have a good connection with the topic, with the subject I teach. I'll tell you why. Limitation Act 1963 में, other than that table which has been there in the module at the end of the module, ठीक है, except that table, बाकी सब कुछ इस एग्जाम के पहले पूछ लिया था, एक टॉपिक को छोड़ के। और पता है वो टॉपिक क्या था? कि क्या लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रोविजंस रिट पिटीशन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं कि नहीं होते। आप पुराने पेपर्स उठा के मेरे सामने रखो और मुझे दिखाओ कि ये टॉपिक पहले कहीं पूछा था।
है ही नहीं। क्लास में बार बार कहा था कि लिमिटेशन एक्ट एंटायर चैप्टर इज ऑलरेडी बीन आस्क्ड, few of the questions, few of the topics are already been asked couple of times। जैसे अभी सेक्शन 3 थोड़ी देर पहले देखा था, मैं कहता हूं लिमिटेशन एक्ट का वेटेज इज 8 मार्क्स, 4 मार्क्स सेक्शन 3 पहले ही देख चुके हैं, 4 मार्क्स फिर से अभी देख रहे हैं, प्रूव्ड, राइट। क्या है इस चीज का आंसर, इस टॉपिक का आंसर क्या है? काफी बार तो ये कुछ चीजें पढ़ाई नहीं जाती। इस चीज का आंसर ये है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रोविजंस रिट पिटीशन पे अप्लाई नहीं होते। रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास फाइल की जाती है, राइट, रिस्पेक्टिवली उनके पास फाइल की जाती है, राइट। अब सूट अपील और एप्लीकेशन भी हम कोर्ट में फाइल करता है, तो आर दे सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एक्ट प्रोविजंस? यस। तो रिट पिटीशन भी होना चाहिए, वो भी तो कोर्ट में फाइल होती है। तो साफ साफ लिमिटेशन एक्ट में लिखा गया कि रिट पिटीशंस के ऊपर लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। बट जिस कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई है वो कोर्ट अगर चाहे तो लिमिटेशन एक्ट के प्रिंसिपल्स को यूज करके उस रिट पिटीशन को एंटरटेन करने से मना कर सकता है अगर वो अनरीजनेबली लेट फाइल की गई है, राइट। तो वैसे तो एक्ट बिल्कुल कहता है कि मैं रिट पिटीशन के ऊपर अप्लाई नहीं करता, बट जो अथॉरिटी आपके रिट पिटीशंस को एंटरटेन करती है वो चाहे तो अपने डिस्क्रिशन पे लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस या उसके प्रिंसिपल्स रिट पिटीशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। समझा? रीड कर लेना एक बार, राइट। सो अब मैं ये कह सकता हूं कि लिमिटेशन एक्ट इज वन ऑफ दोस चैप्टर्स, और आई वुड से द ओनली चैप्टर जो सारा ऑलरेडी आ चुका है पेपर में। दिसंबर 23 वालों, खुश हो रहे हो कि नहीं? तुम मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बता देना। डिफरेंशिएट बिटवीन रूल ऑफ रेस सब जुडाइज एंड रूल ऑफ रेस जुडिकाटा। ये भगवान कितनी बार पूछा है ये सेम December 18 the very first paper, go and check in the very first question section 10 and 11 का distinguish। फिर से I guess this is the third or fourth time, हाँ पूछ लिया ऑलरेडी। और जेकेशा वालों जाओ हैंड रिटन नोट्स में जाओ, डिस्टिंग्विश लिखवाइए 7 पॉइंट की अलग अलग, वही पूछा है। भगवान थैंक यू। Discuss how an arrest should be made under section 46 of CRPC 1973। Manner of arrest कहते हैं इसको। ICA से पता है क्या कर रहा था? पास्ट एग्जाम्स में जाके देखोगे ना तो सेक्शन 41 को फोकस कर रहा था। इन व्हाट केसेस द अरेस्ट विल बी डन विदाउट वारंट। इंस्टीट्यूट बोला बहुत हो गया सेक्शन 41। काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कह दिया होगा सेक्शन 41 अच्छे से पढ़ो। ये बार कुछ अलग करते हैं, 46 पूछते हैं। 46 पूछ लिया, बुक में जाके चेक कर लो, एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन करके मार्क किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, देख लो भाई। ठीक है, वो है ना आजकल एक बंदा ट्रेंड कर रहा है, आ जाओ दिखा देंगे। तो मेरा भी ऐसा है कि आ जाओ मेरे नोट्स में, आ जाओ जेकिशा क्लासेस की टेक्स्ट बुक में, दिखा देंगे, राइट। पेज 99 पे बाय द वे दिखा देंगे, कह दिया है तो दिखा भी देते हैं। पेज नंबर 99 था ना, ये रहा पेज नंबर 99 और ये रहा सेक्शन 46, अरेस्ट हाउ मेट, मैनर ऑफ अरेस्ट। ट्वेंटी 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के बाद अगर लेके गए तो 15 दिन की कस्टडी मिलना। एक्चुअल मजिस्ट्रेट जिनके पास बेसिकली जुरिस्डिक्शन है उस केस का, अगर उनके पास लेके गए तो वो कस्टडी को और एक्सटेंड कर सकते हैं 15 डेज से ज़्यादा, अप टू 60 डेज, राइट। प्लस और कौन से केसेस में आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है, वो भी बातें इस टॉपिक के अंदर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। बाय द वे पार्ट 4 खत्म। हेलो दोस्तों, पार्ट 5 की तरफ जा रहे हैं। पार्ट 5 इस पेपर का सबसे सब्सटैंशियल वेटेज होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 क्वेश्चन के अंदर 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन इज फॉर 8 मार्क्स, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो पूछ लिया इंडियन पीनल कोड से और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया इंडियन स्टैम्प एक्ट से। बाय द वे फाइनली मेरी आवाज सुन ली ऊपर वाले ने। मैं हर बार कहता था क्लास के अंदर कि स्टैम्प एक्ट को अंडररेटेड रखा गया है, स्टैम्प एक्ट को नहीं पूछा जा रहा है, स्टैम्प एक्ट पता नहीं क्यों आगे आ रहा, स्टैम्प एक्ट को पता नहीं क्यों इतना वेटेज नहीं दिया जा रहा है। और देखो वो घड़ी आ गई
जून 23 एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इंडियन स्टैंप एक्ट लगभग 12 मार्क को ऑलरेडी पूछ लिया। पहले ई स्टैंपिंग टॉपिक एक डिस्कस किया हम लोगों ने, फिर अब हम ये देख रहे हैं 8 मार्क के लिए एडहेसिव स्टैम्प्स की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। ये जो क्वेश्चन पूछा गया, एक्स सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एग्जाम्पल में दिया हुआ है और हमारे टेक्स्ट बुक में भी इसे एग्जाम्पल में हमने रखा है। बेसिकली ये टॉपिक जो है इंस्टीट्यूट ने पहले भी 2 बार पूछ लिया है। ये वो टॉपिक है जिसमें आप अपने जनरल डिफेंसेस यूज कर सकते हो अगर आपके ऊपर कोई एक्विजिशन आया है, आपके ऊपर अगर आप किसी केस में अक्यूज्ड हो, तो उसमें से सेक्शन 88 इज वन ऑफ द जनरल डिफेंस which can be used in this particular case. Also institute is very smart enough, जिसमें क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है discuss any 6 general exceptions, which means ये क्वेश्चन पहले भी एक बार 8 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था इन वन ऑफ द अटेम्प्ट, और एक फिर 4 मार्क के लिए पूछा था और अब फिर ये रिपीट हुआ है, राइट। तो दिसंबर 23 आई होप कि ये अभी फिर से नहीं आएगा, तो हम करेंगे एक अलग से रणनीति वीडियो बनाएंगे दिसंबर 23 के लिए जब एग्जाम्स नज़दीक आएंगे। फिलहाल के लिए सेक्शन 88 पेज 169 पे आ जाते हैं। आपको मैं ये दिखा दूं कि ये सेम एग्जाम्पल मॉड्यूल में तो है ही है, हम लोग ने उसको सिमिलरली हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी रखा था। ये रहा, अ सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज अ डेथ ऑफ जेड हु सफर्स। X, a surgeon knowing a particular operation likely to cause intent in a good faith, Y's benefit, operates Y and Y's consent to relief। ठीक है, और यहीं पे आ जाऊं मैं, तो यही सेम चीजें यहाँ पर पूछी गई है, नॉट इंटेंट टू कॉज डेथ, राइट। सो यहाँ पे आपको सेक्शन 88 एक्सप्लेन करना है, वो तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ही, प्लस 6 एक्सेप्शंस पूछे हैं आपको कोई भी, तो ये 6 लिख सकते हैं। मेरे तो फेवरेट है ये 82, 83, 84, 81, ये सारे फेवरेट है मेरे, राइट। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आ जाऊं, व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी स्टैम्प्ड विद एडहेसिव, व्हाई एंड हाउ अफिक्स स्टैम्प्स आर कैंसल्ड, पेज 124 125 जीके टेक्स्ट बुक में मिलेगा, राइट। ये टॉपिक जो बहुत ही काम का है। एडहेसिव स्टैम्प्स कब कैंसिल होते हैं, सेक्शन 11 12 की बातें हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट की, आप इसको अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आइए दिखा देता हूं। एडहेसिव स्टैम्प, इम्प्रेस स्टैम्प एंड ई स्टैम्पिंग, ये 3 मोड्स स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए, ठीक है। और कैंसिलेशन ऑफ एडहेसिव स्टैम्प क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो रीयूज ना होना चाहिए, नहीं कैंसिल किया तो उसे अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट मानते हैं। कैंसिलेशन नहीं करने के कुछ पेनल्टी चार्जेस भी हैं जो इम्पोज हो सकते हैं आपके ऊपर, हमने इसको हैंड रिटन नोट्स में बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रखा है। दिस इज बेसिकली पार्ट 5 ऑफ द वीडियो। दोस्तों पार्ट 6 की तरफ पे पहुंच चुके हैं हम लोग, इस एपिसोड का पार्ट 6। अब पार्ट 6 आपको पता है पार्ट 2 के जैसा है, मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, जहां पे आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चन के अंदर 4 सब क्वेश्चंस रहेंगे। या तो आप 6 करिए या तो 6A अटेम्प्ट करिए, हम दोनों देख लेंगे। 6 पे आ जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द पब्लिक न्यूसेंसेस अगेंस्ट विच कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल कैन बी मेड अंडर सेक्शन 133, राइट। अब मैं आपको एक नसीहत देता हूँ, एक एडवाइस देता हूँ कि 133 के पहले आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ ट्रंक्वालिटी, ठीक है, जिसमें डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली की बात की गई है। वो दिसंबर 23 की तैयारी के लिए थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है उसका। और ये बेसिकली बात करता है कि ऐसे कौन से पब्लिक न्यूसेंसेस हैं जिनको रिमूवल ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर के जरिए रिमूव कर देना चाहिए। तो ये हमारे जेके शाह टेक्स्ट बुक में पेज 103 पर है। अगर मैं आपको थोड़े उसके एग्जांपल्स दे दूं तो ऐसा कोई भी अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन पब्लिक प्लेस पे रिमूव होना चाहिए। ऐसे किसी भी तरीके का ट्रेड या प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जो किसी के हेल्थ के लिए इंजूरियस है, जो डेंजरस है, वो स्टॉप हो जाना चाहिए। प्लस having a dangerous animal in your possession or in your house is again considered to be as a public nuisance and therefore it's supposed to be removed or stopped through any conditional order, right। ये जो मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए आपको इस 133 के अंदर मिल जाएंगे। सेक्शन 43
ICSI का फेवरेट टॉपिक, राइट, ऑलरेडी 2-3 बार पहले भी आ चुका है। ये बेसिकली बात करता है एनी 8 एक्ट्स डन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दैट मेक्स अ पर्सन लाइबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन, राइट। आई गेस ये कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस की बात हो रही है यहाँ पर, और क्योंकि एग्जैक्टली बोला नहीं गया कि 43 है, राइट, क्योंकि ऐसी चीज़ें 66 में भी दी हुई है, बट खैर मैं यही प्रिज्यूम कर रहा हूँ, सजेस्टेड आंसर्स की आएंगे तो यही समझ में आ जाएगा कि इसी की बात हो रही है ये, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस जो सेक्शन 43 में दी गए हैं, राइट, आप देखेंगे तो हम लोग ने हमारे बुक में भी इसको लिखा और बाजू में पास एग्जाम क्वेश्चन ट्वाइस मेंशन किया है, right? Moving ahead, every confession must be an admission, but every admission may not amount to confession. Examine this statement. अब देखो, अगर आप जीके टेक्स्ट बुक में तो पेज 68 पे है, देखो अगर आप इसको स्टेटमेंट वाइज ही एक्सप्लेन करते हो तो अच्छी बात है, राइट, बट अगर आप इसे डिस्टिंग्विश फॉर्म में एक्सप्लेन करते हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। एज सच तो आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश पूछा नहीं है, राइट, मतलब क्लियरली द क्वेश्चन डज नॉट आस्क यू टू राइट डिस्टिंग्विश, बट माई सजेशन वुड बी, राइट, मतलब सजेशन तो अभी पेपर तो हो गया, बट दिसंबर 23 वालों के लिए स्पेसिफिकली मैं ये कह रहा हूँ कि भले ये स्टेटमेंट पूछा, आप पहले एक्सप्लेन कर दो और उसके बाद आप 2 से 3 पॉइंट का नीचे छोटा डिस्टिंग्विश फॉर्म कर दो, राइट। वैसे मतलब रिकमेंडेशन है मेरा ये आपको एक तरीके का, कैसा आपको करना चाहिए, राइट, कि जैसे एडमिशन वर्ड डिफाइंड है, कन्फेशन डिफाइंड नहीं है। एडमिशन राइटिंग भी हो सकता है, कन्फेशन ओरल ही रहना चाहिए। confession has to be done by the accused himself, it has to be voluntary, whereas admission can be involuntary or maybe done by a stranger, right? So confession in criminal matters में होता है, admission जो है वो सिविल क्रिमिनल दोनों मैटर्स में होता है। ऐसा करके अपन डिस्टिंग्विश बना सकते हैं। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेसिकली क्वेश्चन से पढ़ के समझ में आ रही है कि कब कब कन्फेशन रेलेवेंट है और कब कब कन्फेशन इररेलेवेंट है, ये भी आपको समझाना है। थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर हो सकता है इसका। फिर देखो अब क्या किया इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इसमें पूछा स्टेट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। तो फीचर्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड या आर्बिट्रल अवार्ड दोनों की बातें कहाँ दी हुई है? सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 में सारी आर्बिट्रल अवार्ड की बातें दी गई है कि आर्बिट्रल अवार्ड ऐसा है। जैसे मैं अगर पेज 247 पे आ जाऊं तो पेज 247 में सब कुछ दिया गया आर्बिट्रल अवार्ड के लिए। 247 राइट, ये हम लोग 59 पे, एक सेकेंड, 50, 248, 247 ये रहा। shall be made in writing, shall be signed by members of arbitral tribunal, ठीक है। more than one arbitrator रहा तो majority साइन करनी चाहिए, ठीक है। फिर कौन से केसेस में अगर आर्बिट्रल अवार्ड में रीजंस मेंशन नहीं किए तो भी चलेगा, राइट। फिर उसके बाद डेट एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड मेंशन होना चाहिए, साइंड कॉपी होनी चाहिए, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई कॉम्पेंसेशन अमाउंट एक्सचेंज हो रहा है तो अमाउंट होना चाहिए। अगर वो अमाउंट एक टाइम में नहीं हुआ तो उसका इंटरेस्ट कितना हो सकता है, वो इंटरेस्ट अगर है तो वो मेंशन हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिकली सेक्शन 31 में आपको फीचर्स के फॉर्म में बतानी थी, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग हमारे 6A पे, जो इसका ऑप्शन क्या इस फॉर्म में आता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है। बाय द वे ये पहली बार पूछा है, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन बचा है टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आई फील कि दिसंबर 23 में आ सकता है, राइट। as I already mentioned that we will be having a different set of video for December 23 in terms of how to prepare it, like a Raniti video we made for June 23. Definitely I'm going to come with December 23 video, but at a proper time, ठीक है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है बॉस। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो बेसिकली उस सब रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में, जिसके भी जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी, उस सब रजिस्ट्रार के पास हम जाएंगे रजिस्टर कराने के लिए। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में पार्टीज डिजायर करते हैं और पार्टीज जहाँ कहेंगे वहाँ चले जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। यही तो है, यही तो प्रोविजंस है। पता है इस टॉपिक में से अब तक, इस चैप्टर में से अब तक सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया था? सेक्शन 32। व्हाट इज सेक्शन 32? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। चलो
Explain the object of interpretation. What is the function of the court of interpretation? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाले चैप्टर को भी 2 क्वेश्चन दे दिए, 8 मार्क आ गया, इसका भी वेटेज। इंस्टीट्यूट ने अच्छा प्रपोर्शन मेंटेन किया इस पेपर में in terms of all the 17 chapters we have in this subject, right? Object of interpretation is the very first question you will find in the textbook and in my handwritten notes, right? Moving ahead, discuss the principle of protection against compulsion of self-incrimination embodied under Article 20 Clause 3 of the Constitution of India with the help of judicial decision. Now, अब आपको एक फैक्ट समझाता हूँ, ठीक है, जस्ट टू प्रूव कि रिसर्च किस लेवल की है ये, ठीक है। दिसंबर 2018 का पेपर उठाओ, ठीक है, और उस पेपर में आप क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, सेल्फ इनफॉर्मेशन का टॉपिक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2A में आओ, इनफैक्ट सेल्फ इनफॉर्मेशन का टॉपिक मिलेगा आपको। ये टॉपिक पूछा गया है पहले भी, मतलब दिस इज बीन रिपीटेड फॉर द सेकेंड टाइम, राइट? सेल्फ इनक्रिमिनेशन इज बेसिकली व्हेन यू फोर्सफुली कंपेल समबडी टू से समथिंग। हाउएवर, दिस आर्टिकल विल अट्रैक्ट and will protect the accused in 3 conditions, or I would say if 3 conditions fulfilled, right? The correct statement is 3 conditions get fulfilled. What are those 3 conditions? Pehla, you must be accused. Dusra, you must be forced to say something. And तीसरा, whatever statement you are going to say will be used against you. बेसिकली फोर्सफुल कन्फेशन की बात हो रही है यहाँ पर, राइट? जुडिशियल डिसीजन आपको एक केस जो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, वो केस आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कैल्सन लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस। पेज 182 पे हमने सारी थियोरीज लिख रखी हैं। कैल्सन लॉ क्या, बेंथम, उसके बाद सैलमन, उसके बाद ऑस्टिन की थियोरी, ये सब हम लोगों ने बेसिकली लिख रखा है ऑलरेडी, मतलब लिख रखा है मतलब बेसिकली अपने नोट्स में ये है। पेज 182 पे आ जाता हूँ दोस्तों। इस पूरे पेपर का आखिरी क्वेश्चन है और खुशी हो रही है मुझे ये आपको बताते हुए कि पूरा का पूरा पेपर स्टडी मटेरियल से था। पूरा का पूरा पेपर जो हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया था वही सारी चीज़ें थी, ठीक है। दिसंबर 23 वालों, हमारी मेहनत और होपफुली जून 23 की प्रिपरेशन जो भी लोग कर रहे थे उन सब की मेहनत रंग लाई है। रिजल्ट बता देगी वो तो है ही, बट मैं जनरली रिजल्ट्स में बिलीव नहीं करता, मैं प्रोसेस में बिलीव करता हूँ। रिजल्ट खुद ब खुद फेवर में आ जाती है। हैंस कैल्सन थियरी, जेरमी बेंथम थियरी, राइट? हम लोग ने इसके क्लास रूम के अंदर इसके लिमिटेशंस या मैं ऐसा कहूँ इसके एक्सेप्शंस भी लिखे थे। ऑस्टिन की थियरी पूछी गई है, रूसो स्पॉन की थियरी भी पूछी गई है, हैंस कैल्सन थियरी फाइनली आ गई, राइट? So my dear friends, this is the postmortem of jurisprudence interpretation and general law. Before you stop the video, एक बात ध्यान से सुनो। This is a message to December 23 students. पहला, दोस्ती में ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों को पहुंचाने की कोशिश करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल पे ऐसा बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है जो आपको हेल्प करेगा। सो स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू।